हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैव विविधता किसे कहते हैं। हमने आपको लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूरा पढ़ा दिया था, यानी कि इकोसिस्टम के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया था कि हमारा जो है नया चैप्टर है जैव विविधता। हम समझते हैं कि जैव विविधता किसे कहते हैं। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका जो शाब्दिक अर्थ है उसको दो भागों में तोड़ लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें जो अंदर कंटेंट है उसे समझने में बहुत ही आसानी होती है। जैसे कि जैव विविधता, ये लिखा हुआ है कि जैव विविधता क्या होता है। तो इसको हम पहले दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, जैव और विविधता। तो जैव मतलब क्या होता है, जो सजीव प्राणी होते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, एक जैविक घटक होता है, एक अजैविक घटक होता है। तो जैविक में कौन कौन से होते हैं, पेड़ पौधे और पक्षी हो गए, मतलब कि जिसमें जान होती है, वो क्या कहलाते हैं, जैविक घटक कहलाते हैं। तो अब हम परिभाषा के रूप में समझते हैं कि कौन कौन से, इसकी परिभाषा किस तरह की है। तो है कि किसी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। यानी कोई हमारा इकोसिस्टम है, उसमें जो सजीव प्राणी हैं, यानी वो पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं या मनुष्य हैं, इनके बीच में जो विविधता पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। यानी इनमें जो विविधता पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि जैव विविधता क्या होता है, तो आप बताएंगे किसी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों के मध्य जो विविधता पाई जाती है, उनमें जो विविधता पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम किसी भी क्षेत्र को जैव विविधता वाला क्षेत्र नहीं कह सकते। जैव विविधता के लिए क्या इम्पोर्टेंट, मतलब कि पॉइंट होना अनिवार्य है, क्या इम्पोर्टेंट कारक होना अनिवार्य है, जिससे हम कहेंगे कि यह क्षेत्र जो है जैव विविधता वाला क्षेत्र है। तो जैव विविधता के लिए दो महत्वपूर्ण बातें होना अनिवार्य होता है। उस बेसिस पे हम कहते हैं कि यह जो क्षेत्र है वो जैव विविधता वाला क्षेत्र है। तो पहला है कि वहाँ पे अत्यधिक वर्षा होना चाहिए, फिर वहाँ का तापमान अत्यधिक होना चाहिए। यानी कि जहाँ पे अत्यधिक वर्षा होगा और जहाँ का तापमान उच्च होगा, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, जैव विविधता वाला क्षेत्र कहेंगे। तो हमने पहले पढ़ा कि जैव विविधता की परिभाषा क्या होती है, फिर हमने पढ़ा कि जैव विविधता के लिए क्या मुख्य बातें, कि कौन से मुख्य कारक होते हैं जिससे हम कहेंगे कि वो जैव विविधता वाला क्षेत्र है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा है कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है। तो जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि जैव विविधता के लिए दो कारक होना इम्पॉर्टेंट है, यानी कि दो जो पॉइंट होंगे उसकी बेसिस पे हम कहेंगे कि यह क्षेत्र जैव विविधता वाला क्षेत्र है। तो ये हमारा कर्क रेखा और ये मकर रेखा है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, तो वो वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, जैव विविधता वाला क्षेत्र कहलाता है। क्यों कहलाता है, वहाँ क्योंकि वहाँ का तापमान सर्वाधिक होता है और वर्षा भी वहाँ सर्वाधिक होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि वहाँ का तापमान सबसे ज़्यादा क्यों होता है, यहाँ का भी तो हो सकता है, यहाँ का भी हो सकता है। तो वहाँ का तापमान इसलिए उच्च होता है क्योंकि वहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, तो इस कारण वहाँ का तापमान सर्वाधिक होता है। जब तापमान ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जो हवाएं हैं, गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी और ऊपर उठकर बादल का निर्माण करेंगी और फिर वर्षा वहाँ भी सर्वाधिक होगा। इसलिए उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता वाला क्षेत्र कहते हैं। जहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक होता है वहाँ पे क्या होता है, पेड़ पौधे भी सर्वाधिक होंगे, फिर उसके जीव जंतुओं में विविधता भी बहुत देखने को मिलेगी। इसलिए वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, जैव विविधता वाला क्षेत्र कहलाएगा और सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कहलाएगा। हम जैसे जैसे एक क्वेश्चन और आता है एग्ज़ाम में कि ये हमारे ध्रुव हैं, क्या ध्रुवों पर जैव विविधता का क्षेत्र सर्वाधिक होता है, नहीं, ध्रुवों पर जैव विविधता का क्षेत्र सर्वाधिक नहीं होता है, क्योंकि वहाँ का जो तापमान होता है वो निम्न होता है और वहाँ वर्षा भी काफ़ी कम मात्रा में होती है। इसीलिए ध्रुवों पर जैव विविधता का जो क्षेत्र होता है वो, वहाँ जैव विविधता का क्षेत्र नहीं पाया जाता है, क्योंकि वहाँ का तापमान और बारिश बहुत ही कम होता है। तो एक बार एग्ज़ाम में, कई बार एग्ज़ाम में यूपीएससी हो गया या यूपीपीसीएस हो गया, बहुत बार पूछा गया है कि अगर हम भूमध्य रेखा से ऊपर जाते हैं ध्रुवों की ओर, तो क्या जैव विविधता का क्षेत्र सर्वाधिक होगा, पहला पॉइंट, या कम होगा या कोई अंतर नहीं होगा। तो क्या होगा, जैव विविधता का जो क्षेत्र होगा वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये टॉपिक पढ़ा कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा होता है और उसे क्यों कहते हैं।
अब हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हॉट स्पॉट केंद्र। हॉट स्पॉट होता क्या है? तो हॉट स्पॉट को हिंदी में क्या कहते हैं? उष्ण स्थल कहते हैं। हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये जैव विविधता जो है उसी का सिनोनिम्स है, यानी कि जैव विविधता से मिलता जुलता, बिल्कुल उसी की तरह होता है। तो परिभाषा देखते हैं, जैव विविधता वाले विशेष केंद्रों को हॉट स्पॉट कहते हैं, यानी जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट क्षेत्र कहते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि हॉट स्पॉट केंद्र किसे कहते हैं या उष्ण स्थल किसे कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, या सर्वाधिक या जैव विविधता क्षेत्र किसे कहते हैं, ये तीनों लगभग एक ही होते हैं। कभी कभी होता नहीं कि अगर आ गया उष्ण स्थल किसे कहते हैं तो हम लोग क्या कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उष्ण स्थल और हॉट स्पॉट जो होता है वो एक ही होता है। तो इस प्रकार हमने पहला टॉपिक समझा कि जैव विविधता किसे कहते हैं, फिर सेकंड क्या समझा कि जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से होना इम्पॉर्टेंट है, फिर हमने समझा कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा होता है, फिर हमने समझा कि हॉट स्पॉट क्या होते हैं। अब हम देखेंगे भारत में हॉट स्पॉट, यानी भारत में जैव विविधता का क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो मान लीजिए ये हमारा है भारत, सॉरी थोड़ा सा मैप अच्छा नहीं बना। तो भारत में कहाँ कहाँ पे हॉट स्पॉट केंद्र होते हैं? ये हमारा है पश्चिमी घाट है, ये हमारा पूर्वी घाट है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा कहीं है अंडमान निकोबार है, ठीक, यहाँ पे हमारा है लक्षद्वीप समूह है। तो भारत में हॉट स्पॉट 4 क्षेत्रों में पाया जाता है। पहला अंडमान निकोबार, यहाँ पर ये क्या है, ये क्षेत्र जो है हमारा भूमध्य रेखा के समीप पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर गर्मी अत्यधिक होती है, और गर्मी अत्यधिक होने के कारण यहाँ पर बारिश भी अधिक मात्रा में होती है, इसलिए ये जो क्षेत्र हैं ये हमारे क्या हैं? हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं भारत के। उसके बाद है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में क्यों जैव विविधता क्षेत्र होता है? यहाँ पर क्या होता है, दक्षिण और पश्चिम से जो मानसून हवाएं आती हैं इस क्षेत्र में भारी मात्रा में वर्षा करती हैं, इसलिए यहाँ पर भी सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र पाया जाता है। फिर हमारा है पूर्वी घाट, पूर्वी हिमालय से बोलेंगे, पूर्वी हिमालय। तो पूर्वी हिमालय में क्या है, ये हमारी जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं जो चलती हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पर कीप आकार की पहाड़ी होती हैं, उससे टकराती हैं और बारिश काफ़ी मात्रा में करती हैं, इसलिए यहाँ पर भी बहुत भारी मात्रा में बारिश होती है और यहाँ भी सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र पाया जाता है। एग्ज़ाम में कई बार आपसे पूछा जाएगा कि पश्चिमी हिमालय, तो पश्चिमी हिमालय आप बिल्कुल भी क्या कहते हैं उस पर टिक मत करिएगा। पश्चिमी घाट और पश्चिमी हिमालय से कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो पश्चिमी हिमालय अलग है और पश्चिमी घाट अलग अलग है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या पश्चिमी घाट या पूर्वी हिमालय दोनों में कौन से ज़्यादा सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, तो हम पहला प्रायोरिटी किसको देंगे? पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र को देंगे, फिर हम पूर्वी हिमालय को देंगे, ठीक है। इस प्रकार हमने समझा कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र सर्वाधिक हॉट जैव विविधता वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ये हमारा गुजरात से कन्याकुमारी तक की क्षेत्र फैला हुआ है, कि क्या गुजरात में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है? अगर नगर के माध्यम से पूछा जाए कि दिल्ली में पाया जाता है जैव विविधता का क्षेत्र, कि पूछा जाए कि राजस्थान में जैव विविधता वाला क्षेत्र पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? गुजरात को टिक करेंगे, क्योंकि गुजरात है ना ये पश्चिमी घाट पर स्थित है, इस वजह से यहाँ पर भी जैव विविधता वाला क्षेत्र पाया जाएगा। तो इस प्रकार हमने समझा कि भारत में हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन कौन से हैं और क्यों हॉट स्पॉट उसे घोषित किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नोट है कुछ, देख लेते हैं, है कि केरल में स्थित शांत घाटी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। केरल जो है ये भी हमारा इस क्षेत्र में आ जाएगा, तो इसको भी यहाँ शांत घाटी जो है, क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन तो ऐसे ये भी पूछ सकता है कि शांत घाटी किसे कहते हैं, कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ स्थित है? केरल में, वो भी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अब दूसरा नोट है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और जैव विविधता का शब्द का प्रयोग सर्वाधिक मतलब सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था? वॉल्टर जी रोजेन ने किया था। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। और जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वॉल्टर जी रोजेन ने किया था।
हम ट्रिक से याद करते हैं रोज़, ठीक है। जैव विविधता यानी पर्यावरण मान लीजिए इसको समझ लेते हैं, और ये रोज़ यानी रोज़ हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको शुद्ध होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो रोज़ से जैव विविधता आ गया, ठीक है। रोज़ शब्द किससे रिलेटेड होगा, किसी न किसी इन्वायरमेंट से मतलब कि रिलेट कर लेंगे, तो हम समझ लेंगे कि मान लीजिए जैव विविधता से रिलेटेड है, ठीक है। रोज़ मतलब जैव विविधता। तो इस प्रकार हमने समझा कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को, और इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, वॉल्टर जी रोजेन ने किया था। जो यूएनओ होता है वो क्या करता है कि किसी न किसी वर्ष या किसी न किसी दशक को कोई ना कोई नाम ज़रूर देता है। तो उसने क्या किया है कि 2011 से लेकर 2020 को क्या नाम दिया है, जैव विविधता दशक के नाम से घोषित किया है। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि अब 2020 तो अभी चल ही रहा है, तो इम्पॉर्टेंट है ये हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कि जैव विविधता दशक कब से कब तक है, तो क्या बताएंगे 2011 से लेकर 2020 तक जैव विविधता दशक होता है, ठीक है। इस प्रकार हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, जैव विविधता। फिर हमने दो उसके कारक, मुख्य कारक पढ़े कि कब हम बोलेंगे कि जैव विविधता मतलब कि इस क्षेत्र में पाया जा रहा है। उसके बाद हमने जैव विविधता के क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है और क्यों पाया जाता है। फिर भारत में जैव विविधता का क्षेत्र कहाँ पर है। फिर हमने पढ़ा कि कितने भारत में पाए जाते हैं, और भारत में और पूरे वर्ल्ड में जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। और इसी सर्वाधिक इसका सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था, तो रोजेन ने किया था। और यूएनओ के द्वारा जैव विविधता दशक किस वर्ष से किस वर्ष तक मनाया जाएगा, तो 2011 से लेकर 2020 तक मनाया जाएगा। तो ये हमारा यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट होता है। अब टॉप पॉइंट आता है कि जैव विविधता के संकट के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तो पहला है प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, फिर दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद है विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, फिर है नगरीकरण, औद्योगिकरण। तो हम पहले समझते हैं कि प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। हम जानते हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वो हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स हैं, ठीक है। पेड़ पौधे से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। यानी जो हमें ऑक्सीजन प्रदान करेंगे वो हम समझ सकते हैं कि कितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जब वो नष्ट हो जाएंगे तो हम लोगों का जीवन जो है खतरे में आ जाएगा। इसीलिए ये हम जैव विविधता मतलब दिन प्रतिदिन पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। इसलिए क्या है, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना जैव विविधता के लिए संकट का कारक है। फिर दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग। अब आजकल क्या है कि जो धुआं, फैक्ट्रियाँ, कितनी ढेर सारी फैक्ट्री हो गई, उनसे निकलने वाला जो धुआं है, मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, ये सब क्या है, हमारे टेम्परेचर वायुमंडल को दूषित कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। दूसरा, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। हम लोग कभी कभी कहते हैं गेहूँ में कोई विदेशी प्रजाति का कीड़ा आ गया है और हमारे जो गेहूँ है, पैदावार है, खेती है, उसको नष्ट कर रहा है। तो इसका भी जो है कारण है, ये भी जैव विविधता की संकट का कारण है। फिर चौथा है नगरीकरण, औद्योगिकरण। हम देख रहे हैं कि हम लोगों के कितना ज़्यादा मतलब कि दिन प्रतिदिन कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बढ़ती जा रही हैं। अब ये फैक्ट्रियाँ जब बढ़ेंगी, बन रही हैं, तो क्या होगा, जितने भी हमारा क्या कहते हैं पेड़ पौधा होगा, वन होगा, उसको काट के तो ये बनेंगे। तो इससे क्या, कितनी भारी मात्रा में जब वन काटे जाएंगे तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं जैव विविधता को संकट में डाल रहा है। और नगरीकरण, आजकल हम देख रहे हैं, हम अपने घर बनाने के लिए पेड़ पौधों को कटा दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा जैव विविधता संकट में पड़ रहा है। तो इस प्रकार ये 4 पॉइंट हैं जिससे क्या है, जो है हमारे जैव विविधता को संकट में डाल रहा है। अगर आपसे कोई पूछता है कि जैव विविधता को संकट में डालने वाले कौन कौन से कारक हैं, क्या उनमें से कौन कौन सा सही है। अगर आगे पेड़ पौधों का रोपण करना क्या जैव विविधता का संकट का कारण है, तो आप जो है उसको गलत बताएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्राकृतिक आवास का नष्ट करना है, फिर सेकंड है ग्लोबल वार्मिंग है, फिर तीसरा है विदेशी प्रजातियों का आक्रमण है, फिर चौथा है नगरीकरण और औद्योगिकरण है। अब हम समझते हैं कि जैव विविधता के प्रकार कौन कौन से हैं। जैव विविधता के मुख्यतः 3 प्रकार पाए जाते हैं। पहला है आनुवांशिक जैव विविधता, फिर दूसरा है प्रजाति जैव विविधता, फिर तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता। अब हम पहले देखते हैं आनुवांशिक जैव विविधता किसे कहते हैं।
तो एक ही प्रजाति में पाई जाने वाली जीन संबंधी विविधता क्या कहलाती है? आनुवंशिक विविधता कहलाती है। मान लीजिए अब तो आम का सीजन आ रहा है, तो हम देखते हैं आम की भी कई कई वैरायटी होती हैं। कोई देसी आम होता है, कोई दशहरी होता है, कोई सफ़ेदा होता है, कोई चौसा होता है। तो इसमें क्या है, एक ही प्रजा है तो आम ही है ना, लेकिन इसकी प्रजातियाँ कितनी हैं? कई ढेर सारी हैं। उसे हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं। मान लीजिए कोई खरगोश है, तो कोई वाइट खरगोश है, कोई ब्लैक खरगोश है, कोई भूरा खरगोश है। तो क्या है, खरगोश की भी कई कई प्रजातियाँ हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं। यानी प्रजाति यानी है जीव एक ही, उसकी कई प्रजातियाँ पाई जा रही हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं। अब सेकेंड है प्रजाति जैव विविधता। विभिन्न जातियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता क्या कहलाती है? प्रजाति जैव विविधता कहलाती है। मान लीजिए ये हमारा क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। ठीक है, यहाँ पर कई ढेर सारी प्रजातियाँ पाई जा रही हैं। यानी कीड़े मकोड़े की मान लो 4 प्रजातियाँ पाई जा रही हैं, खरगोश की 3 पाई जा रही हैं। ठीक है, और हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनके भी 6 पाई जा रही हैं। इस प्रकार एक ही पारिस्थितिकी तंत्र है, मतलब एक समुदाय बड़ा सा है, उसमें कई प्रकार के जो है प्रजातियों के विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जा रही हैं। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? प्रजाति जैव विविधता कहते हैं। एग्जाम्पल में केली विश्वतरेखी वर्षा वन को जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहा जाता है, क्योंकि यह विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है। यानी यहाँ पे तो हमने देखा कि प्रजाति जैव विविधता क्या होते हैं। मान लीजिए हमारा विश्वतरेखी वर्षा वन है, तो यहाँ पर पक्षी के, पेड़ पौधों के, खरगोश के, तो कई जातियों की जो है कई प्रजातियाँ पाई जा रही हैं। तो उसको मिलाकर टोटल से हम क्या कहेंगे? प्रजाति जैव विविधता बोलेंगे। अब हमारा है तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? एक क्षेत्र की विविधता या पारतंत्र के आधार पर पाई जाने वाली विविधता को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता कहते हैं। यानी कि यह एक क्षेत्र होता है, उसमें जो जीव जंतुओं में जो विविधता पाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता कहते हैं। अब हम देखते हैं जैव विविधता का मापन। जैव विविधता को मापते किस किस प्रकार से? पहला है प्रजाति प्रचुरता के माध्यम से, दूसरा है प्रजाति समता के माध्यम से मापते हैं। यानी एक में प्रजातियों की जो प्रचुरता है, यानी प्रजातियों में जो प्रचुरता है, प्रचुरता मतलब कि ज़्यादा कितने प्रकार की प्रजातियाँ हैं, उनके मध्य वो क्या कहलाता है? प्रजाति प्रचुरता कहलाता है। फिर दूसरा है प्रजाति समता। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं प्रजाति प्रचुरता क्या होती है। यहाँ मिलने वाली विभिन्न प्रजातियों की संख्या को दर्शाता है। प्रजाति प्रचुरता, देखो प्रजाति क्या होती है? विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ जहाँ होंगी उसे हम क्या कहते हैं? प्रजाति बोलेंगे। उसके बाद क्या? प्रचुरता मतलब संख्या, यानी विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्रजातीय प्रचुरता बोलते हैं। यह कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। तो पहला देखते हैं, पहला है अल्फा जैव विविधता, फिर दूसरा है बीटा जैव विविधता, फिर तीसरा है गामा जैव विविधता। अल्फा क्या होता है? किसी क्षेत्र में मिलने वाली प्रजातियों की संख्या को क्या कहते हैं? अल्फा जैव विविधता। यानी ये एक क्षेत्र की बात करता है, इसमें जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं उनकी संख्या। ठीक है, एक क्षेत्र की प्रजातियों की संख्या को क्या बोलते हैं? अल्फा जैव विविधता कहते हैं। बीटा किसे कहते हैं? कि 2 पारिस्थितिकी तंत्र, यानी ये 2 हैं पारिस्थितिकी तंत्र हैं, इनके मध्य मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ कम है। ठीक है, तुलना की जाती है, तो उसके मध्य जो 2 पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य में 2 पारिस्थितिकी तंत्र में तुलनात्मक जैव विविधता क्या कहलाता है? बीटा जैव विविधता कहलाती है। मान लीजिए यहाँ पे 10 हैं, यहाँ पे 6 हैं, तो यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये क्या है? कंपैरिजन हो रहा है ना। तो जब 2 पारिस्थितिकी तंत्र के बीच में कंपैरिजन हो तो उसे हम क्या कहते हैं? तुलना, बीटा जैव विविधता कहते हैं। तीसरा है गामा जैव विविधता किसे कहते हैं? तो यह क्या कहलाता है? यह विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में मिलने वाली सभी पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता को मापता है। यानी ये तो 1 में था, ये 2 में था, ये कई प्रकार की जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं उनके मध्य जो भौगोलिक क्षेत्र में जो भी जातियाँ पाई जाती हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में जो विविधता होगी उसे हम क्या कहते हैं? गामा जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, यानी ये 1 में है, ये 2 में है, ये कई में है। तो इस प्रकार हमने समझा कि
प्रजाति प्रचुरता के माध्यम से किस प्रकार से हम जैव विविधता को मापते हैं। अब हमारा जो तीनों टॉपिक मतलब कि जो टॉपिक है मेरा जैव विविधता का यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पहले क्या क्या पढ़ा। तो हमने पहले क्या पढ़ा कि जैव विविधता किसे कहते हैं, ठीक है। किसी इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जीवों के मध्य जो विविधता होती है उसे हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। फिर है कि जैव विविधता का कहाँ कहाँ पे सर्वाधिक होता है, मतलब शर्तें क्या होती है जैव विविधता के लिए। तो पहला क्या होता है, अत्यधिक वर्षा। फिर क्या है, उच्च तापमान, ठीक है। फिर तीसरा है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे होता है। तो तीसरा सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ होता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता का क्षेत्र होता है। भारत में जैव विविधता कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो हमने 4 पॉइंट बताए आपको, अंडमान, लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। फिर हमने देखा कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। और जैव विविधता का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, रोजर ने किया था। फिर यूएनओ ने जैव विविधता का दशक कब से कब तक रखा, तो 2011 से लेकर 2020 तक रखा। उसके बाद संकट में जैव विविधता कब संकट में आएगा, जब ये पॉइंट जो हैं हमारे मैच करेंगे, यानी आवास नष्ट हो जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा, विदेशी प्रजाति का आक्रमण होगा और नागरीकरण होगा। इस प्रकार हमने प्रकार समझा और फिर मापन किस प्रकार मापते हैं। तो हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।